स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी ईओ आरओ एग्जाम से रिलेटेड 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। तो व्याख्या सहित इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये 59वां वीडियो है। जल्दी आपको प्लेलिस्ट है वो अपडेटेड मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कल के वीडियो में मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था वो था, जब अधिकारी कुर्क संपत्ति की सूची बनाता है तो उस समय कब्जाधारी को लिखित नोटिस देगा। कौन सी अनुसूची के प्रारूप में लिखित नोटिस दिया जाता है? यहाँ दोस्तों, अगर अधिकारी है वो कुर्क संपत्ति की अगर सूची बनाता है तो 6ठी अनुसूची के तहत एक लिखित नोटिस है वो जारी करता है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, धारा 133 वारंट को निष्पादित करने की रीति, इसके संबंध में प्रावधान है धारा 133, जिसमें संबंधित अधिकारी के द्वारा किसी जंगम या स्थावर संपत्ति की कुर्की का विधि पूर्ण, इसमें कुर्की है वो की जाती है। कुर्क की जाती है संपत्ति, अधिकारी द्वारा कुर्क संपत्ति की एक सूची बनाई जाएगी और ऐसी संपत्ति हटाने से पूर्व कब्जाधारी व्यक्ति को 6ठी अनुसूची के प्रारूप में लिखित नोटिस दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, धारा 182 में किसका उल्लेख है? जी हाँ दोस्तों, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 182, जिसमें भूमि के उपयोग के परिवर्तन पर निर्बंधन। जी हाँ, आपको बता दें कि जो इसके तहत जो भूमि के उपयोग के परिवर्तन पर निर्बंधन से संबंधित प्रावधान भी है। इसके अलावा भूमि के उपयोग का परिवर्तन अनुज्ञात करने की राज्य सरकार की शक्ति, यह भी इसमें प्रावधान है। भूमि के उपयोग का परिवर्तन अनुज्ञान करने की नगर पालिका की शक्ति इसमें नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, ए व बी दोनों। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। धारा 182 के तहत भूमि के उपयोग के परिवर्तन पर निर्बंधन या भूमि के उपयोग का परिवर्तन अनुज्ञात करने की राज्य सरकार की शक्ति के संबंध में प्रावधान धारा 182 में है, जिसमें कोई भी व्यक्ति राज्य सरकार या किसी नगर पालिका या किसी अन्य प्राधिकारी या किसी अन्य निकाय या प्राधिकारी द्वारा आवंटित या विकृत भूमि का उपयोग निर्धारित प्रयोजन के अलावा, यहाँ जो प्रयोजन है उसके अलावा अन्य प्रयोजन हेतु को उसका उपयोग नहीं करेगा कोई भी व्यक्ति, ना ही करने की अनुज्ञा देगा। कोई भी व्यक्ति नगरपालिका क्षेत्र में स्थित ऐसी किसी भी भूमि का उपयोग उस प्रयोजन से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं करेगा और ना ही करने की अनुज्ञा देगा जिसके लिए ऐसी भूमि का उपयोग इस अधिनियम के प्रारंभ या इससे पूर्व किया जा रहा था। तो ये दिया गया है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 182 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 182 के तहत वसूल किए गए संपरिवर्तन प्रभार कहाँ जमा किए जाएंगे? यहाँ दोस्तों, ये नगर पालिका की निधि में जमा होंगे, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, जिसकी धारा 182 के तहत, इस धारा के तहत वसूल किए गए संपरिवर्तन प्रभार है और नगर पालिका निधि में जमा किए जाएंगे। आपको ध्यान में रखना है कि नगर पालिका निधि में ही जमा होंगे। जिस भूमि का उपयोग परिवर्तित किया गया है उसका प्रभार चुकाने का दायी व्यक्ति पर यह प्रभार प्रथम प्रभार होगा और भू राजस्व के बकाये के रूप में यह वसूलनीय होगा। नेक्स्ट है, भूमिगत उपयोगिता के लिए नक्शे तैयार करना, ये किसका काम है? जहाँ दोस्तों, भूमिगत उपयोगिता के लिए नक्शे तैयार करने की जिम्मेदारी है वो मुख्य नगरपालिका अधिकारी की होती है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये दिया गया धारा 185 के अंतर्गत। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009, जिसकी धारा 185, इसमें भूमिगत उपयोगिता के लिए नक्शे से संबंधित प्रावधान है, जिसमें मुख्य नगरपालिका अधिकारी निर्धारित प्रारूप या रीति से नगरपालिका क्षेत्रों में समस्त भूमिगत उपयोगिताओं के संपूर्ण सर्वेक्षण, नक्शे, रेखाचित्र और वर्णन और फायर हाइड्रेंट्स तथा मल वहन मेन होल के नक्शों का संधारण इसमें करवाएगा। ये जिम्मेदारी होती है मुख्य नगरपालिका अधिकारी की। साथ ही सूचना के अधिकार से संबंधित किसी भी विधि के उपबंधों के अनुरूप उक्त नक्शों की गोपनीयता भी सुनिश्चित करेगा, यानी गोपनीय भी रखेगा। नेक्स्ट है, राज्य सरकार में निहित और नगर पालिका से गुजरने वाली सड़कों के मामले में अस्थायी अभियोग की अनुज्ञा तथा अतिक्रमण का संबंध का नियंत्रण है वो किस में निहित होता है? यहाँ दोस्तों, ये नगर पालिका में निहित होता है धारा 186 के अंतर्गत, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 186 जिसमें केंद्रीय या राज्य सरकार से संबंधित, जी हाँ, संबंधित मार्गों के संबंध में विशेष प्रावधान इसमें किया गया है, जिसमें राज्य सरकार में निहित और नगरपालिका से गुजरने वाली सड़कों के मामले में अस्थायी अधिभोग की अनुज्ञा और अतिक्रमण का संबंध नियंत्रण नगरपालिका में निहित होगा और नगरपालिका में निहित होता है, परंतु इन सड़कों का रखरखाव का जिम्मेदारी, ये ध्यान रखना, सड़कों के रखरखाव की जिम्मेदारी है वो राज्य सरकार की होती है। बाकी राज्य सरकार में जो निहित नगरपालिका से गुजरने वाली सड़कों के मामले में अस्थायी अधिभोग की अनुज्ञा और अतिक्रमण का संबंध में जो नियंत्रण करना है वो खाली नगरपालिका का प्रावधान होता है, नगरपालिका में निहित होता है। बाकी इनका रखरखाव करना ये जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। नेक्स्ट है, उत्सव के दौरान मार्गों पर अस्थायी परिनिर्माण का उल्लेख किस धारा में किया गया है? यहाँ दोस्तों ये राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 187 के तहत ये वर्णन है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 जिसकी धारा 187 उत्सव के दौरान मार्ग पर अस्थायी परिनिर्माण करवाना, इसके संबंध में क्या प्रावधान है कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी त्योहार हो गए, उत्सव हो गए आदि अवसर पर निर्धारित शर्तों, ये ध्यान रखना शर्तें भी होती है वो निर्धारित की जाती है, और फीस संदाय पर अनुज्ञा पत्र पर उल्लेखित कालावधि के लिए, यानी फीस भी इसमें चार्जेबल होती है, पैसे भी देने पड़ते हैं। जो भी उत्सव या मेले आयोजित करवाते हैं तो उसमें मार्गों पर जो भी परिनिर्माण करवाते हैं तो उस समय जो निश्चित टाइम के लिए, निश्चित कालावधि के लिए अनुज्ञा पत्र है वो किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कोई बूथ हो या पांडाल हो या अन्य किसी संरचना के अस्थायी निर्माण के लिए यह लिखित अनुज्ञा मंजूर करेगा, यानी अनुमति देगा। नेक्स्ट है, सत्य विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ इसमें 4 विकल्प है, सत्य विकल्प का चयन करना है। पहला है, मुख्य नगरपालिका अधिकारी त्योहारों और उत्सव या अन्य किसी संरचना के अस्थायी निर्माण के लिए लिखित अनुज्ञा मंजूर करता है, जो बिल्कुल सही कथन है। दूसरा है, अनुज्ञा नगरपालिक क्षेत्र में जिला कलेक्टर के परामर्श के बिना नहीं दी जाएगी। यहाँ पर जिला कलेक्टर बहुत बड़ी चीज़ होगी, जिला कलेक्टर नहीं आएगा। यहाँ पर अगर बात करें तो यातायात प्रभारी पुलिस अधिकारी के परामर्श के बिना ये अनुज्ञा नहीं दी जा सकती, यानी कि बी कथन है वो गलत है। फिर है, वह व्यक्ति जिसको ऐसी अनुज्ञा दी गई है वह स्थल को यथा समय में यथास्थिति करके देगा, यानी जितने टाइम के लिए अनुमति दी गई है उसके बाद में यथास्थिति उसको करना अनिवार्य होता है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, ए व सी दोनों। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो धारा 187 इसके तहत मुख्य नगरपालिका अधिकारी त्योहार उत्सव आदि के अवसर पर निर्धारित शर्तों और फीस संदाय पर अनुज्ञा पत्र पर उल्लेखित कालावधि के लिए किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कोई बूथ, पांडाल या अन्य किसी संरचना के अस्थायी निर्माण के लिए लिखित अनुज्ञा मंजूर करेगा। ऐसी कोई अनुज्ञा नगरपालिका क्षेत्र में यातायात प्रभारी पुलिस अधिकारी के जो परामर्श के बिना है वो नहीं दी जाएगी। इसके अलावा वह व्यक्ति जिसको ऐसी अनुज्ञा दी गई है वह मुख्य नगरपालिका अधिकारी के समाधान प्रद के रूप में ऐसी कालावधि के भीतर जो अनुज्ञा पत्र में उल्लेखित किया जाए उस स्थल को पहले जैसा यथापूर्वक करेगा। नेक्स्ट है, फुटपाथ की चौड़ाई विनिर्दिष्ट कौन सी समिति करेगी? यहाँ दोस्तों राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की अगर बात करें तो इसमें भवन अनुज्ञा और संक्रम समिति ये फुटपाथ की चौड़ाई विनिर्दिष्ट है वो करती है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 जिसकी धारा 190 जिसमें फुटपाथ का अनिवार्य उपबंध के संबंध में प्रावधान है, जिसमें नगरपालिका सार्वजनिक मार्ग के प्रत्येक तरफ युक्ति युक्त समय और संसाधनों के अधीन निर्धारित चौड़ाई के फुटपाथ का होना सुनिश्चित करेगी। भवन अनुज्ञा और संक्रम समिति है वो फुटपाथ की चौड़ाई विनिर्दिष्ट करेगी जो प्रत्येक तरफ से चौड़ाई में 1.5 मीटर से कम नहीं होगी। ये ध्यान रखना, प्रत्येक तरफ से दोनों ओर 1.5 मीटर से कम है वो नहीं हो सकती। नेक्स्ट है, असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। जी हाँ, इसमें धारा और उससे संबंधित जो विषयों से संबंधित जो विकल्प है, जिसमें पहला है धारा 183 जिसमें दिया गया सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन जो बिल्कुल सही है। दूसरा है धारा 184 भूमिगत उपयोगिता के नक्शे, तो यहाँ पर ये 184 में नहीं है, भूमिगत उपयोगिता के नक्शे 185 में है, तो अभी तक बी ऑप्शन अपना गलत है। फिर है धारा 193 भवनों की सतह जो बिल्कुल सही है। फिर है धारा 190 फुटपाथों का अनिवार्य उपबंध, तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी असुमेलित विकल्प का चयन करना है तो इसमें बी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
तो धारा 183 में सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन से संबंधित प्रावधान है। धारा 184 भूमिगत उपयोगिता के लिए मार्ग के अधिकार से संबंधित प्रावधान है। 185 में भूमिगत उपयोगिता के नक्शे, 190 में फुटपाथों का अनिवार्य उपबंध और 193 में भवनों की सतह से संबंधित प्रावधान है। नेक्स्ट है, सामान्यतः फुटपाथ की चौड़ाई न्यूनतम कितनी होनी चाहिए। स्थान की अगर बात करें तो जो फुटपाथ की चौड़ाई है वो 1.5 मीटर, कम से कम 1.5 मीटर वो दोनों ओर होनी चाहिए, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये दिया गया धारा 190 के अंतर्गत। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 जिसकी धारा 190 फुटपाथों का अनिवार्य उपबंध, इसके संबंध में प्रावधान है। नगरपालिका सार्वजनिक मार्ग के प्रत्येक तरफ युक्ति युक्त समय और संसाधनों के अधीन निर्धारित चौड़ाई के फुटपाथों का होना सुनिश्चित करेगी। भवन अनुज्ञा और संक्रम समिति है वो फुटपाथों की चौड़ाई विनिर्दिष्ट करेगी जो प्रत्येक तरफ से चौड़ाई में 1.5 मीटर से कम नहीं होगी, यानी कम से कम 1.5 मीटर होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है, मार्गों के कोने पर भवन का जो वर्णन है, या जी हाँ, मार्गों के कोने पर भवन, ये वर्णन किस धारा के अंतर्गत है। जी हाँ दोस्तों, ये दिया गया है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 जिसकी धारा 191 के अंतर्गत ये दिया गया है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 जिसकी धारा 191 मार्गों के कोने पर भवन से संबंधित इसमें प्रावधान है। नगरपालिका 2 मार्गों के कोने पर भवन वाले किसी भी भवन की ऊंचाई तथा ऐसी सीमा तक जो निर्धारित हो गोलाकार या घुमावदार या अन्यथा करवा सकेगी। कोने के स्थल या इससे किसी भी भाग को आवश्यक होने पर लोक सुविधा के लिए अर्जित है वो कर सकेगी। तो ये धारा 191 के तहत दिया गया है। बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, योजना का पुनरीक्षण का उल्लेख किस धारा में किया गया है। एक बार फिर से सुनिएगा, योजना का पुनरीक्षण का उल्लेख है वो कौन सी धारा में किया गया है। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। दोस्तों, शादी ब्याह का सीज़न चल रहा है, इसलिए रेगुलर क्लास है वो नहीं हो पा रही है। जैसे ही समय मिलता है हम आपके लिए क्लास है वो लेकर आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।